हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। बेसिकली मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं इसको बेसिक शेप क्रिएट करूँगा। बेसिक शेप क्रिएट करने से पहले मैं कुछ रेफरेंसेस जो होंगे वो मैं कलेक्ट कर लूँगा, और रेफरेंसेस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई मॉडल शीट वगैरह नहीं है और आप अपने मन से अगर किसी स्पेसिफिक पोज वगैरह को देख के अगर बनाना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप रेफरेंसेस को पहले कलेक्ट कर लें और उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। रेफरेंसेस कलेक्ट करने के लिए आप कई साइट्स पे विज़िट कर सकते हैं जो कि काफ़ी फेमस है और पॉपुलर है, जो कि है पिंटरेस्ट एंड आर्ट स्टेशन, बिहेंस एंड डेविएंटआर्ट। इससे अलग भी अगर आपको कई ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अच्छे रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे ज़ी-स्फीयर, जो कि मेरा अच्छा टूल है जिसके लिए जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ बेसिक शेप्स बनाने के लिए। और ये मैं प्रेफरेंस देता हूँ इस टूल्स को, क्योंकि कई आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो बेसिक प्रिमिटिव्स का यूज़ करके बेसिक शेप्स को रेडी करते हैं, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ ज़ी-स्फीयर। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे लेफ़्ट साइड में जो कुछ रेफरेंसेस ओपन है, वो इस तरीके से मैं ज़ी-स्फीयर का यूज़ करूँगा और एक बेसिक कंस्ट्रक्शन करूँगा बेसिक शेप का, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो आगे जाके ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए बेटर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इसके बेसिक शेप्स को, आर्मेचर्स को दो, कि आगे जाके जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आए। अभी मैं इसमें और भी जॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, जो कि और भी इसको स्मूथ बनाएगा। और बेटर होता है कि आप कुछ ऐसे भी रेफरेंसेस कलेक्ट करो जिसमें आपको किसी भी मॉडल का, जैसे कि मैं यहाँ पे चीता का रेफरेंस इकट्ठा कर रहा हूँ, बोन स्ट्रक्चर्स रेफरेंस में इसका कलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हेल्प करेगा मुझे समझने के लिए कि इसकी एनाटॉमी किस तरीके से होती है, जॉइंट्स कहाँ हमें बनाने हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मॉडल को बनाने के लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक मॉडल को बनाने के लिए, क्योंकि इसी पोजीशन से, इसी पार्ट से उसको एनिमेशन देना होता है। और अगर हमें किसी भी मॉडल को बनाना है तो उसका एनाटॉमी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉडल करके अगर आप सोचते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये वाला जो मॉडल है वो इसके बाद एनिमेटर के पास जाएगा, एनिमेटर से पहले रिगर के पास जाएगा, तो इसमें एक पोज होना, एक बेहतरीन एनाटॉमी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं कि आगे जाके अगर उनको चीते का एनिमेशन करना है और आपका यहाँ पे अगर चीते के बोन्स वगैरह की जो पोजीशंस हैं, जो भी शेप्स एंड साइज़ हैं, वो अगर ठीक नहीं होगा तो वो आगे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बेटर होता है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम जो बना रहे हैं वो एक्चुअली सही बना रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस आप देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, उसके बाद पर्टिकुलर पार्ट पे जाइए, उसको सही से देखिए और मैच कराइए। अगर आपके पास कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो आप पीछे ट्रेस करा के काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे पर्सपेक्टिव वाले रेफरेंसेस हैं तो उसको आप साइड में रखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। और फीडबैक के लिए भी आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने जो भी आपके आसपास हैं, कि ये देखने में कैसा लग रहा है। हो सकता है कि आप कंटिन्यू काम करते टाइम आपको पता नहीं चलता कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी से भी आइडिया ले सकते हैं कि ये सही ट्रैक पे चीज़ें जा रही है कि नहीं जा रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने अभी इसका बेसिक शेप रेडी कर लिया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसकी शेप में, इसके लेग वाले शेप में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी और चेंज होंगी। फ़िलहाल अभी मैं इसके हेड वाले पार्ट पे चला जाता हूँ और इसके हेड का बेसिक शेप मैं तैयार करता हूँ। ज़ी-स्फीयर की एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक बिल्कुल बोन हायरार्की की तरह काम करता है, जिसमें आप कभी भी किसी भी पार्ट को, किसी भी स्फीयर को आप मूव करके उसके शेप्स को, उसके पोजीशन को ठीक कर सकते हो। ये इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर मैं प्रिमिटिव से बनाता हूँ उसमें आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। लाइक कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जो कि टोपोलॉजी ब्रशेज आते हैं जिसके थ्रू आप उसको मूव करा सकते हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बेस्ट टूल है। इसका यूज़ करके मैं अच्छे से शेप्स को डिफॉर्म कर लेता हूँ। अब हम इसके चलते हैं लेग वाले पार्ट पे। इसके बेसिक क्लॉ बनाने के लिए मैं इसके
पार्ट को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ, स्फीयर्स को, और बेसिक शेप ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसे शेप कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको डायनामेश में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे एक 3D मैश मिल जाएगा, और इस 3D मैश के थ्रू मैं अब इसके ऊपर स्कल्पटिंग ब्रश का यूज़ कर सकता हूँ। जैसा आप देख रहे हो कि मैं इसको भी शेप में कन्वर्ट मैंने कर लिया है इसको। मैं अपने सब टूल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ। एक फोल्डर के अंदर जो भी स्पेयर पार्ट्स थे वो मैंने उसमें डाल दिए हैं, और एक सिंगल मैश को बाहर ही छोड़ दिया है। अब मैं इसमें सॉरी अब मैं इसका भी सब डिवीज़न लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इन्फ्लेट ब्रश यूज़ करूँगा। इन्फ्लेट ब्रश को बेसिकली यूज़ किया होता है कि वो अपने शेप्स को थोड़ा सा बल्कि बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे को बेसिक शेप्स तो जी स्पेयर से मिल गया है, लेकिन इसके जो शेप्स हैं, जो एक्चुअल जो शेप्स हैं, जो थिकनेस है थाइस की या पार्ट की, वो चीज़ें मुझे और ब्रश से हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ मैश ब्रश, जो कि अभी आप देख पा रहे हो। जैसे मैं शेप को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और उसके फॉर्म्स को, उसके शेप्स को, जो कि चीते का बॉडी का जो शेप है, फॉर्म है, उसको मेंटेन करने के लिए मैं मैश को शिफ्ट कर रहा हूँ। और कुछ रेफरेंसेस को भी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि इसके जो शेप्स हैं कितने कर्वी हैं, कैसे हैं शेप, तो वो चीज़ मैं मेंटेन कर रहा हूँ अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं ब्रश यूज़ करूँगा वो 2 से 3 ब्रश हैं, जो कि मूव ब्रश है, उसके बाद इन्फ्लेट ब्रश है, और मूव टोपोलॉजी ब्रश है। ये बेसिक ब्रश है जिसका मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ शेप्स को मेंटेन करने के लिए। अभी मैं स्कल्पटिंग वाले पार्ट पे नहीं आया हूँ, अभी मैं बस इसके शेप्स को डिफॉर्म कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसके पार्ट पे स्कल्प करूँगा। बाकी अभी मैं इसके शेप्स को मेंटेन कर रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा ज़रूरी है कि अगर कोई भी शेप्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो बेहतर होगा कि इसका एक डुप्लीकेट बना के आप रख लें, क्योंकि इन केस कभी भी अगर आप काम करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं तो फिर आपको पीछे आना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप हमेशा एक बैकअप बना के, सब टूल का एक बैकअप बना के चलिए। मैंने भी एक उसका बैकअप बना लिया है, डुप्लीकेट कर लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला सब टूल है उसके ऊपर मैंने सब डिवीजन डायनामेश ऑन कर लिया है। डायनामेश की जो वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। उसके बाद में इसमें आप क्या कर रहा हूँ, स्कल्पटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जो मेजर पार्ट है ये बेसिकली स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर को अचीव करने की मैंने कोशिश करी है। तो उसके लिए स्टाइलाइज बनाने के लिए जो उसके शेप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि वो क्यूबिकल थोड़े से शेप्स हों, थोड़े कर्वी शेप्स हों, तो ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस शेप को मेंटेन करने के लिए कुछ मैं ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ, जो कि आपका यहाँ पे अगर आप देख रहे हो। और ब्रशेज़ हैं जो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। और ब्रशेज़ जो हैं वो फ्री हैं, क्योंकि स्टाइलाइज चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कि काफ़ी इंडस्ट्री में और भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उस ब्रश का यूज़ करते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके उस ब्रश का यहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी जैसे आप देख रहे हो मैं क्ले ब्रश यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। क्ले ब्रश में शेप को थोड़ा सा बल्ज करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें दोनों का काम सेम ही है। मैं इसमें जो भी प्रेफरेंस दे रहा हूँ, और ब्रश में ही एक ब्रश है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन डायनामेश का भी जो काम है वो ऑलवेज सेम ही है। तो जो स्टैंडर्ड ब्रशेज़ हैं उसमें डायनामेश आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जो रेफरेंस लेफ्ट साइड में है उसको अचीव करने की। सॉरी, जो डायनामेश है वो एक्चुअली डैम स्टैंडर्ड ब्रश है, वो मैं बताना चाहता था। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑब्ज़र्व करूँगा अपने रेफरेंस को, और कोशिश करूँगा कि उसके जो शेप्स हैं उसको मैं मैच करा सकूँ काफ़ी हद तक। इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर मैंने बताया जैसे आपका कि जो फाउंडेशन है अगर वो आपका अच्छा है
तो आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपका फाउंडेशन ख़राब है तो फिर आगे आपको कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं टेक्निकली, जो कि मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इस पे दूँगा अभी। तो अभी मैं मूव ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और स्मूथ ब्रश, जो कि आप साइड बाय साइड आप किसी भी पार्ट को स्मूथ भी करते चलते हैं और उसके बाद शेप्स को डिफॉर्म भी करते चलते हैं। तो मैं अभी फेस वाले पार्ट पे, थाइज़ वाले पार्ट पे मैं ये सब चीज़ों पे ये ब्रश यूज़ करूँगा। सो अगर मैं टूल्स की बात बताऊँ, ज़ी-ब्रश बहुत अच्छा टूल है स्कल्पटिंग के लिए। और जो मेरा प्रोसेस है, इससे पहले जो मैं यूज़ करता था वो डायरेक्ट मैं माया के अंदर एकदम स्क्रैच से बनाता था, वहाँ के प्रिमिटिव्स लेके। लेकिन मुझे वो प्रोसेस थोड़ा सा अगर लंबा लगा, तो मैंने अब थोड़ा सा अपने प्रोसेस में चेंजेस करा है। तो मैं जो भी बेसिक शेप्स होते हैं वो मैं अभी ज़ी-ब्रश में बनाता हूँ। ज़ी-ब्रश में बेसिक शेप बनाने के बाद मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूँ माया के अंदर, हाई पॉली मैश को माया के अंदर एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं बाकी जो प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद वापस मैं इस मैश को लेके आता हूँ यहाँ पे डिटेल में स्कल्पटिंग करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आर्ट बनाने के साथ साथ टूल्स की अच्छी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका टाइम बहुत सेव करता है। अगर आपको एग्जैक्ट टूल्स की इंफॉर्मेशन है, अगर नॉलेज है आपको, तो वो आपका बहुत टाइम सेव करेगा। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा कि क्या टूल का क्या काम होता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा आर्ट में भी टाइम लगेगा और थोड़ा आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि जो टूल आपके बेस्ट होते हैं वो आप उसको सेपरेट रखिए और कोशिश कीजिए कि उस बेस्ट टूल से आप उसका आउटपुट निकालने के। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब तक मैं एक स्टैंडर्ड शेप नहीं अचीव कर लेता, तब तक मैं इसमें ट्विकिंग करता रहूँगा, स्कल्प्ट करता रहूँगा, जो कि अब मेरे को धीरे धीरे जो शेप्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो मैं अब इसी को फॉलो कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि फेस वाले पार्ट पे भी मैं बहुत बारीकी से काम करूँ, जिससे कि मेरा बेसिक शेप्स यहाँ पे निकल जाए। क्योंकि यही जो मॉडल है, मैं इसी मॉडल को मैं एक्सपोर्ट करूँगा माया में, और माया में मैं इसको एक्सपोर्ट करके रीटोपो करूँगा। क्योंकि रीटोपो के लिए एक बेस मैश का होना बहुत ज़रूरी है और बेस मैश का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी जो आप स्कल्प्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, इस पर मैं ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे बेस मैश जो है बहुत क्लीन और एकदम शेप में चाहिए, उसके फॉर्म्स शेप अच्छे होने चाहिए। क्योंकि हम सीधा वहाँ पे जाके माया के अंदर जाके डायरेक्ट उसके ऊपर एक तरह से पॉलीगन्स प्लेस करते हैं, नथिंग लाइक दैट। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बेसिक वो उस पर बेसिक शेप पे ही सारे पॉलीगन्स वहाँ पे स्नैप होते हैं। तो अगर आपका बेसिक शेप सही नहीं होगा तो वहाँ पे भी मॉडल जो क्रिएट होगा आपका नया लो पॉली में, वो भी बिल्कुल ख़राब नज़र आएगा अगर आपका बेसिक शेप सही नहीं होगा। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो वो कर्व जो लाइन है वो ड्रॉ करने का रीज़न ये है कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं इस जो ये मैंने डायनामेश जो यूज़ किया था उसको मैं अब रीटोपो करूँ यहाँ पे। सो इसकी टोपोलॉजी मैश की ठीक हो जाए। अभी जो डायनामेश का जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल पॉलीगन्स के जैसा ही होता है, ना कि अभी जो मैंने मॉडल बनाया है उसके शेप के हिसाब से टोपोलॉजी मेंटेन होती है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो टोपोलॉजी डिफाइन करने के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस लाइन को कर्व बेसिकली बोलते हैं। और इसके लिए जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वो रीमेशर टूल है। तो इसमें मैं जो लूप्स हैं, जो किस तरीके से इसकी टोपोलॉजी या लूप के जो फ्लो होंगे वो कैसे होंगे या कैसे होने चाहिए, इसके लिए मैं ये कर्व यूज़ कर रहा हूँ। और इस कर्व को मैं प्रॉपर तरीके से हर जगह प्लेस कर रहा हूँ कि इसके बाद जो मैं मैश को कन्वर्ट करूँ वो मैश उसी लूप के हिसाब से जनरेट हो। तो अभी अगर आप देख पा रहे हो तो जो हेड का जो बेसिकली लूप का फ्लो होना चाहिए, मैं उस तरीके से वहाँ पे कर्व्स को क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं रीमेशर का यूज़ करूँगा जो कि यहाँ पे राइट साइड में है। और आप देख पा रहे हो कि मैंने इस टूल का यूज़ करने के बाद अगर आपने देखा होगा तो इसमें अब जो लूप्स हैं वो बहुत स्मूथ हो गए हैं और बहुत शेप्स के हिसाब से मेंटेन हो गए हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें सब डिवीज़न बढ़ा दूँगा, क्योंकि जब मैंने रीमेशर किया था तो उसमें मैंने सब डिवीज़न लेवल कम रखा था, जिससे कि उसमें वो डिटेल नहीं आई जो मैंने डायनामेश के मॉडल पे मैंने पेंट किया था, स्कल्प किया था। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बेसिक प्रोजेक्शन करूँगा। प्रोजेक्शन क्या करूँगा कि जो डायनामेश का जो मैंने बैकअप लिया था उसको, सब टूल को मैं ऊपर रखूँगा। और उसके बाद जो दूसरा टूल है, जो रीमेशर जो टूल है जिसमें सब डिवीज़न लेवल काम था, उसको मैं डायनामेश का जो सब टूल है उससे ऊपर रखने के बाद उसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन दूंगा। प्रोजेक्शन के लिए मेरे को सब डिवीज़न लेवल इसका 5 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे सब डिवीज़न लेवल 5 कर दिया है और प्रोजेक्शन भी दे दिया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब क्या होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो डायनामिक्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो इस नॉर्मल वाले मॉडल के ऊपर आ जाएगा। तो अब मैं जो अपना स्कल्पटिंग का जो आगे का जो डिटेल है वो मैं उसके ऊपर पेंट करूँगा। सो स्कल्पटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, जो बेसिक स्कल्पटिंग है वो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इस मॉडल को डेसिमेट करूँगा। और डेसिमेट करने का रीज़न ये है कि जो ये सब डिवीज़न लेवल अभी 5 पे है और मैं ये डायरेक्ट इतना हाई मैश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, और ना ही माया के अंदर इंपोर्ट करके मैं इसके ऊपर रिटोपो कर सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई मैश होगा और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा माया के अंदर। इसलिए मैं क्या करूँगा, डेसिमेट टूल यूज़ करूँगा। सो डेसिमेट टूल का बेसिकली यही यूज़ होता है कि आपने जो स्कल्प किया है हाई क्वालिटी या जो मेंटेन की हुई है उस मैश के क्वालिटी को मेंटेन रखेगा, और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, उसकी जो सब डिवीज़न लेवल है, सब डिवीज़न लेवल को रिड्यूस करेगा। सो उससे हमें 2 फ़ायदे हो जाएंगे कि आपकी क्वालिटी मेंटेन है, और सेकंड चीज़ क्या है कि आपका सब डिवीज़न लेवल लो हो जाएगा। तो जब सब डिवीज़न लेवल लो हो जाएगा उसके बाद आप माया में उसको इंपोर्ट करोगे, और उसके बाद जब आप उसके ऊपर रीटोपो करोगे तो आपका जो माया की फ़ाइल है वो कहीं हैंग नहीं होगी या स्लो नहीं होगा। तो ये एक परफॉर्मेंस पर्पस से हम इसको डेसिमेट करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो लास्ट वाले पार्ट में हम यही काम करेंगे। तो आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।